उनके पीएम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एवं घूमने नहीं जाते, वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई मतलब बड़ा डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो भी ऐसे नहीं आते, वो भी बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ करके जाते हैं, वो एवं घूमने के लिए नहीं जाते। ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना, हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मेशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मनसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। आसमान से मनसलवा मंगवा करके उनका पेट भरो जो अरब में जाकर के भीख मांग रहे हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में कोई रेयर इन्फॉर्मेशन होगी जो गवर्नमेंट के पास होगी या फिर गवर्नमेंट ने जानबूझकर छिपाई होगी जनता से। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा। पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्टली डील कर ली होगी उस चीज़ की, और ख़ास करके US से। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि 2 अड्डे दिए जाने की बात चल रही है। अब देखिए, हम सबको पता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तब वही था कि उससे कुछ अमेरिका ने कुछ अड्डे मांगे थे, हवाई अड्डे, क्योंकि उसको अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करना था। अब उस चीज़ को लेकर बवाल हो गया, लेकिन कई सारी डील जो है वो बिना सामने आई हो ही जाती है। जैसे इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें जो हमने एक एयरबेस को तोड़ दिया, उसके बाद अचानक से ट्रंप आ गए और सालसी कराने की ट्राई करने लगे, या फिर कहे कि दोनों तरफ से युद्ध शांत कराने की ट्राई करने लगे। वो इसीलिए था क्योंकि वो शायद कहा जा रहा है नूर खान एयरबेस जो है वो कम्प्लीटली अमेरिका के पास है। तो अब देखना होगा कि ईरान आने वाले दिनों में क्या करता है, क्योंकि वही एयरबेस का यूज़ जो है अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए ज़मीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है
जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समंदर के मामलात भी मांगे गए हैं। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज़ बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये गोइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो या फिर और कंट्रीज़ हो। इजराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है, इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो आईसी यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज़ सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सकेंगे। ये ओआईसी में उन्होंने कहा। साथ में उनका कहना था, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादुम हुआ पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो कहे, मैंने आपको कोट अनकोट वही बोल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं।
कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके। हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है, ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको, उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा, ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मैं भारत के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट अब वन साइडेड हो चुकी है, एक बेंचमार्क कर दिया है इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सभी लीडर्स को परास्त कर दिया है। जियो पॉलिटिक्स में जो भारत ने आगे बढ़त बनाई है उसका कोई कंपैरिजन और कोई मैच नहीं है। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देयर इज नो डाउट, और इसकी शुरुआत लक्षद्वीप वाले मोमेंट से होती है, जब दुनिया को ये पहली बार पता चला कि एक आदमी लक्षद्वीप में फोटो शूट करा के चेयर पर बैठ करके किसी देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये उसका सपोर्ट बेस है, ये उस देश में उसके प्रति भाव है। तो देखिए, मैसेजिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी, गायत्री जी काफी स्ट्रांग रहे, स्पेशली जब वो साइप्रस वाला एपिसोड हुआ। तुर्की ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, और कश्मीर इशू पर भी लगातार देता रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो नेटो का साथी है, और कोई दुनिया का कोई एक ऐसा शख्स उसके ठीक जो उसने इनलीगली ऑक्यूपाई किया है साइप्रस का वो एक बड़ा हिस्सा, छोटा ही है लेकिन हिस्सा है, उसको फिंगर दिखा करके उस पोजीशन पर जाकर के साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो ऐसे करेगा और दुनिया को मैसेज देगा और साफ साफ कहेगा कि यूएन को स्टैंड लेना चाहिए, यूएन यहां पर चूक रही है। और किसको किसको मैसेज था। दूसरी बात, क्या ग्लोबल लीडर्स में जो इस वक्त मोदी जी के आमने सामने हैं उनमें वो ट्रस्ट है? कैसे ट्रस्ट रहेगा? जिस इजराइल ने अमेरिका को खाद दिया, बीज दिया, पानी दिया, सींचा और पौधा लगाया, यूएस को आगे बढ़ाने में इजराइल का इतना बड़ा हाथ है, उसी देश का यूएस का राष्ट्राध्यक्ष एक अटैक जरूर करता है ईरान के ऊपर, लेकिन उसके बाद सीज फायर करा देता है नोबेल प्राइज के लिए, और इजराइल को बोलता है अब तुम बंद करो, जबकि इजराइल छोटा देश है। 100 मिसाइल अगर ईरान में गिरेगी उतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन ईरान की 10 मिसाइल, ठीक है उनका वो उतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जिधर भी गिरेगी तबाही बर्बादी के मंजर अधिक होंगे। जिस मोड़ पर ये सीज फायर की बातें की जा रही है वो मोड़ गलत। तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है भारत और पाकिस्तान के भी संदर्भ में, देखिए नोबेल प्राइज का चक्कर बुरा होता है, ये बात आप मानिए। मैं पहले भी भारत के भी संदर्भ में कहता था 303 वाली पार्टी 240 पर आ गई, नोबेल प्राइज का चक्कर होता बुरा है, या मानिए ना मानिए।
वो नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़ गए। लेफ्ट इकोसिस्टम का एक बहुत रटा रटाया फॉर्म। बलूचिस्तान हमेशा से बड़ी ताकतें ख्वाहिश करती रही हैं कि इस पर कब्जा करें, क्योंकि वो वैसे ही नक्शे तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान के, चाहे CIA हो, चाहे रशियंस, पहले सोवियट्स हो, इंडियंस हो। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा। बिल्कुल कैंपेन चल रही है बाकायदा। जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सर यही मैं एक सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना। तो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसपे हमें चलना है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का उनका वजारत खारजा हाई कमिश्नर उठा के बाहर फेंक दिया। एक तासुर ये आता है हमेशा कि यार हम उस तरीके से एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जिसका दोस्त इजराइल हो, जो इंडिया से प्रेरणा लेता हो, या फिर अगर दूसरा एंगल से देखें तो जिसका दोस्त इजराइल हो और जो प्रेरणा नेतन्याहू से लेता हो, वो दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान को कैसे अपना दोस्त मान सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कोई रीज़न है ही नहीं पाकिस्तान को दोस्त मानने का। चलिए दोस्ती छोड़िए, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाएंगे तो यहाँ पर रिलेशन मेंटेन रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान तो एक बहाना है, मतलब ईरान को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका घेर रहे हैं ये तो सिर्फ एक बहाना है। सिचुएशन ये है कि उसके बाद पाकिस्तान को मिटाना है, ये कहना है पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार जो है हामिद मीर का। पता नहीं मतलब खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना सही में सही है या फिर भाई साहब ने थोड़ा फूक लिया है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बात तो यही हो रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदान करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर, अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का भी प्रेस जो रिपोर्ट जो प्रेशर हुआ पेंटागन में पीट हेगेसेट ने किया, और उसके बाद जो उनके जनरल साहब के साथ उन्होंने बताया कि कैसे B-22 बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगहों पे ये अटैक किया, और
उन्होंने यूज किया बंकर बॉम्ब, तो ताकि वो जो नीचे फैसिलिटी थी उसको वो बॉम्ब कर सके। फिर टोमाहाक जो उनकी प्रिसीजन मिसाइल है वो भी उन्होंने 2 जगह फायर करी है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर नहीं है या किसी भी तरीके का अटैक ईरान की सेना पे या ईरान के लोगों पे नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका। इट इज इन वर्बैटिम व्हाट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज किया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना पे या पाकिस्तान के सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वहां अटैक नहीं किया है। सो बेसिकली इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर सिंपली एट वॉर विद द टेररिस्ट। सेम थिंग, एकदम इन वर्बैटिम यही बात कह रहे हैं अमेरिकन डिस्पेंसेशन कि हम ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हमने ईरान की सेना पे अटैक नहीं किया है, हमने ईरान के लोगों पे अटैक नहीं किया है, हम ईरान के साथ पीस करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं। ये जो अटैक हुआ है ये अटैक खाली उस पीस टॉक को रिसेट करना चाहता था, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करोगे वंस एंड फॉर ऑल। वो नहीं कर रहे थे वो। So they have said it's not a war. Although anyone would say कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर दिया तो ये वॉर ही है, लेकिन वो जो अमेरिकन एक्सप्लेनेशन है, जो एक ईरान की हिस्ट्री रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को और टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो बार बार कासिम सुलेमानी साहब का नाम भी ले रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्रम्प साहब के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में टेक आउट किया था। तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई कासिम सुलेमानी ने बहुत सारे अमेरिकन को मारा था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, हमने ईरान से वॉर नहीं लड़ा। तो आई थिंक कि ईरान को बैठना चाहिए, एस्केलेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी रिटेलिएशन में आज हाइफा पे और तेल अवीव पे जो अपनी बख्तर करके कोई उनका जो मिसाइल है वो दागे हैं, तो आई गेस उन्होंने बात वो कर ली। देखिए इस सब को अंत में अगर आप ये सोचे, क्योंकि उन्होंने तो देखिए रिजीम चेंज की भी बात नहीं कही, तो खामनेई साहब को सोचना चाहिए कि भाई इस मौके को कैसे हम उठाएं, फायदा उठा ले उसका। अगर क्रोध में काम किया जाएगा, बिकॉज अमेरिका इज वे पावरफुल फकर भाई, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। उनसे पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, रशिया नहीं खड़ा होगा, चाइना नहीं खड़ा होगा, अरब कंट्रीज तो भूल जाइए, वो भले स्टेटमेंट आपके अमेरिका के अगेंस्ट में देते हैं, मन में अगर 22 अरब स्टेट्स हैं तो उसमें से 19 के यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ मन में लड्डू फूट रहे कि अच्छा हुआ इनसे जान छूटी। तो मैं ये ईरान की डिस्पेंसेशन से वो करूंगा। मैं अभी आपसे जब बातचीत हुई उसके पहले फकर भाई, मैं जेडी वान साहब को सुन रहा था, एनबीसी पे उनका जो इंटरव्यू था, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान, जो हम पाकिस्तान को कह रहे थे। इट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर। हम बार बार कहते कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हो रही, हम पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक नहीं किए हैं, हम पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पे अटैक नहीं किया, हम सिर्फ टेररिस्ट को टेक आउट किए। वही बात वो भी कह रहे हैं। उसके बाद तो पाकिस्तान क्या बैठ गया था उसके बाद? उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस हुआ वो इंडिया के अगेंस्ट में था ना। आप तो बिल्कुल हुआ था। और अब अगर मैं ये कहूं कि आप कह रहे कि डायलॉग पे बैठना चाहिए, लेकिन अभी ये जब सारा कुछ नहीं हुआ था, ओमान में बातचीत हो रही थी, टर्की में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा जी बिल्कुल, या उन्होंने जो मिडिल ईस्ट में उनकी रेंज में उनकी इंस्टॉलेशन है, इराक उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कतर बिल्कुल उनके सामने है, यूएई में तकरीबन 13,500 फोर्स डिप्लॉयड है वहां पर, सॉरी तो टर्की में, कुवैत में, ठीक है। इस तरह की 8-10 हजार हर कंट्री। अपने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें
उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कितनी बड़ी इंसल्ट है कि कंट्री के मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने से मना कर दी कि मैं तो नहीं मिलती तुमसे, ठीक है जाओ तुम्हारा जो मन कर रहा हो कर लो। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुल रऊफ, यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है, हर चीज को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल्ज से जोड़ सकते हैं। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का जवाब नहीं है, ना ही आकाश डिफेंस सिस्टम का जवाब है, ना ही पृथ्वी, ना ही अग्नि मिसाइल का जवाब है। और ऊपर से हो ये रहा है कि भाई इंडिया जो है वो सुपरसोनिक, अब सुपरसोनिक का तो जवाब छोड़ ही दीजिए, लेकिन सुपरसोनिक का भी बड़ा वेरिएंट अब इंडिया जो है वो, जिसकी स्पीड होगी मैक 8, जो कि नॉर्मल सुपरसोनिक मिसाइल से भी 4 गुना या फिर 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया उसके परीक्षण की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान की फटी इसीलिए पड़ी है कि भाई ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तो सुपरसोनिक की बात है। पाकिस्तान के पास तो उतना जवाब ही नहीं होगा, उतना समय ही नहीं होगा कि वो जवाब दे पाए या फिर उस सिस्टम को रोक पाए। जवाब देना भी छोड़ दीजिए, उस मिसाइल को रास्ते में रोक पाए, क्योंकि देखिए हर किसी न किसी कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है और इंडिया के पास अपना एक अलग सा बजट है जो कि पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एक साथ वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है, ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान एक चीज और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है और आप लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज है। ये वो पिक्चर है जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का शहर है, पंजाब का शहर है, मुरीद के, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में वाक़या है और समझा जाता है जी हाफिज सईद जुमात अद्दावा के गढ़ के तौर पर उसे। वहां पर जब इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक किया और वहां पर जो लोग अपनी जान से गए, मुरीद के में जो अल्लाह वाली गालिबन उस मस्जिद का नाम है, वहां या उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब करीब जो घर वर होंगे उसके अंदर ये लोग रहते होंगे, वहां पर
जब वो लोग मारे गए तो उनकी फ्यूनरल अदा हो रही थी, और वो मैं आपको वो पिक्चर भी अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, और ये पिक्चर ऐसे है कि मसला ये नहीं है कि ये भाई फ्यूनरल, लाजमी सी बात है, हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुल रऊफ, और हाफिज सईद के करीबी हैं, गालिबन भतीजे हैं या जो भी हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों में से। और अमेरिकन जो टेररिज्म की लिस्ट है, टेररिस्टों की लिस्ट है, उसमें मतलब यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान, यानी पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसके आईजी वहां पे है, और बाकी कुछ लोग जो है यूनिफॉर्म में वो भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान है, मतलब हम करते हैं लोगों की शादी, जनाजे, ये वो जाते रहते हैं दुआओं पे, लेकिन द थिंग इज कि क्या इस तरह की चीज को हम क्या इंटरनेशनली फिर डिफेंड कर सकते हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इंडियन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, बल्कि शायद ये स्पोक्स पर्सन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो मिस्री साहब है, उन्होंने इस पिक्चर को उठाया है और बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग में इसको शो किया है कि भाई हमने आपको कहा कि हमने टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर अटैक किया है, और हमारा जो क्लेम है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब कोई इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इसको सीरियस लेता है नहीं लेता, आई डोंट नो दैट, लेकिन बहरहाल ये चीज नोटिस की गई। और जब मतलब मैंने खुद जब देखी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने जब खुद ये पिक्चर देखी लास्ट नाइट, बल्कि लेट नाइट में मैंने ये पिक्चर देखी, तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूं। मैंने कहा यार, आप मतलब कोई तरीका तो होता है किसी भी चीज का, आप जब ये इस तरह की चीजें करेंगे तो यकीनन फिर हम कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अटैक किया, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई ऐसी पाकिस्तान से यानी कोई यकजहती या सॉलिडारिटी का कोई खास इजहार नहीं किया। अब ये वाली पिक्चर जो है, ये एक पिक्चर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने कंडोलेंस का लेटर जो है वो जारी किया है, और मौलाना मसूद अजहर जो है, उनकी फैमिली के जो लोग मरे हैं उनके साथ यकजहती का और उनके लिए नेक कलमात का इजहार किया उस लेटर के अंदर। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि मौलाना मसूद अजहर जो है बेसिकली वो ठीक है, कश्मीर के हवाले से भी वो बड़े फेमस है, लेकिन उन्होंने अपना जो आगाज किया था वो अफगानिस्तान से किया था। और अफगानिस्तान वैसे वो घूमने फिरने गए थे, लेकिन फिर उन्होंने 40 दिन की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ तक बढ़ गई कि बाकायदा वो जैश के